इन्होंने जो एग्ज़ाम क्लियर किया है वो एक कॉर्पोरेट जॉब के साथ एक अच्छा स्कोर लेकर आए हैं, क्वालिफाई किया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्कोर क्या रहा और परसेंटाइल क्या रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मेरा जो स्कोर रहा वो 174 रहा और परसेंटाइल 98.965 बन गया और ऑल इंडिया रैंक आई थिंक अराउंड 139। अगर आप स्टूडेंट्स को बताएंगे कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही लाइब्रेरी ऑटोमेशन को समझने की, तो वो अच्छा रहेगा। जो भी लोग मेरे फ्रेंड्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर अपना स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो आई थिंक वो इजीली इसको टैकल कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टेक्स्ट बुक नेट जेआरएफ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। आपको पता है कि आरोहण कार्यक्रम चल रहा है, रिजल्ट का जो सेलिब्रेशन है ऑफलाइन तरीके से हम कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं एंड मुझे तो आप सभी जानते होंगे, मैं आपकी लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस की फैकल्टी हूँ। एंड आप सभी को पता है कि हमने नवंबर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया था यूट्यूब पर और 45 डेज़ की हमारी की स्ट्रैटेजी रही थी, जिसमें कि रिज़ल्ट मैं कहूँ कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था। हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जो रिज़ल्ट हैं ऑनलाइन भी सेलिब्रेट किए, बट कुछ कारण की वजह से जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो नहीं आ पाए। मींस मैं कह सकती हूँ कि ऑफिस यहाँ पर नहीं आ पाए, सेलिब्रेशन को अटेंड नहीं कर पाए। बट हमारे साथ हैं क्षितिज, जो कि इस सेलिब्रेशन में आए हैं। तो आज मैं क्षितिज से कुछ बातचीत करूँगी, किस तरह से उन्होंने प्रिपरेशन की एंड किस तरह से उनकी स्ट्रेटजी रही, किन पॉइंट्स पे फोकस किया और किस पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो कि जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं जून के लिए, उन्हें उसका खास ध्यान रखना है। गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक खास चीज़ बताना चाहूँगी कि क्षितिज ने जो एग्ज़ाम क्लियर किया है, यूजुअली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फुल टाइम पढ़ाई करते हैं तो एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, जो ये इन्होंने जो एग्ज़ाम क्लियर किया है वो एक कॉर्पोरेट जॉब के साथ, मीन्स नाइट शिफ्ट में, ये एक यूएस शिफ्ट में जॉब करते हैं, वर्क फ्रॉम होम। तो फुली नाइट शिफ्ट इनका रहता है। तो उसके बाद डे में किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया और यूजीसी नेट जैसे एग्ज़ाम में इन्होंने एक अच्छा स्कोर लेकर आए हैं, क्वालिफाई किया है। तो चलिए थोड़ी सी बात करते हैं। तो क्षितिज जी, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक पर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने किस तरह, मतलब आपका स्कोर क्या रहा और परसेंटाइल क्या रहा? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मेरा जो स्कोर रहा वो 174 रहा और परसेंटाइल 98.965 बन गया ओके, और ऑल इंडिया रैंक आई थिंक अराउंड 139 है। 139। सो AIR 139 इनका रहा एंड आप सभी को परसेंटाइल एंड स्कोर पता चला। सो अगर मैं चेक करूँ, ये ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो लेस कह सकते हैं कि 6 मार्क्स से इनका जो JRF है वो रह गया। बट पूरी कोशिश, हमें लगता है क्षितिज, जब आप पूरी कोशिश करेंगे कि जून में हम जो आपसे बातचीत करेंगे वो JRF को लेकर करेंगे। श्योर, आई विल ट्राई माय बेस्ट मैम। ओके, आपका मास्टर्स कंप्लीट हो गया? नो मैम, आई एम इन फर्स्ट सेमेस्टर एंड माय सेकंड सेमेस्टर इज अबाउट टू स्टार्ट। ओके। अभी सिर्फ एग्जाम्स हुए हैं ओके। और उसके साथ ही मैंने जो ये एग्ज़ाम दिया था उसके बेसिस पर। ओके, सो मास्टर्स परसुइंग है, जॉब भी कर रहे हैं और एग्ज़ाम भी क्लियर किया, तो बहुत ही अच्छी बात मैं कहूँ कि इन्होंने ज़रूर एक स्ट्रेटजी बनाई होगी, जिसके बाद ही एक कॉर्पोरेट जॉब के साथ मैनेज हो पाती हैं चीज़ें। और स्पेशली आप सभी को पता है कि नींद बहुत ज़रूरी होती है कि एस्पिरेंट के लिए, अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो नींद बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो आपका फोकस नहीं होगा और फिर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा जानते हैं क्षितिज के साथ कि आप, मतलब किस तरह से जो जॉब है अपनी, लाइक रात में जागना और फिर दिन में पढ़ना, तो किस तरह से आप टाइम मेंटेन करते हैं एंड किस तरह से किया जो आपका स्कोर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतना अच्छा हो गया? मैम, मेरी जो जॉब है वो 7 to 4 रहती है नाइट में और कभी कभी एक्सटेंड हो जाती है अप टिल 5। उसके बाद मैं सोने जाता हूँ और पहले मैं 7 to 8 आवर्स 9 आवर्स तक की नींद लेता था। बट जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने अपनी इस नींद को जो है कम कर दिया। 4 to 5 आवर्स की नींद ले रहा था मैं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी स्टडीज़ के लिए दे रहा था। बट ये कहें कि मैं 6 महीने से या 1 साल से इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, नहीं मुझे इसके बारे में ज़्यादा कोई आइडिया नहीं था। बट मैंने नवंबर स्टार्ट से थोड़ा बहुत जानकारी ली थी इस एग्ज़ाम के बारे में और फिर उसी के साथ में तैयारी भी शुरू की थी। और उसके बाद देखा कि टेक्स्ट बुक पे आपकी क्लासेस चल रही हैं। उस टाइम नया ही बैच लॉन्च हुआ था, आप आई थी। फिर आपकी जो 45 डेज़ की स्ट्रेटजी थी वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई
मैंने उसे फॉलो किया, कुछ अपनी स्ट्रेटजी बनाई, तो ब्लेंड अप करके जो एक स्ट्रेटजी मैंने अपनी तैयार की, उसको उसके साथ ही मैं कंटिन्यू करता रहा, और रिजल्ट आपके सामने है। ओके। आपकी खुद की स्ट्रैटेजी क्या है? आपने कहा कि आपने अपनी स्ट्रैटेजी भी बताई। मेरी स्ट्रैटेजी तो स्टूडेंट्स को पता है, सबने वीडियो देखी है। आपकी खुद की स्ट्रैटेजी क्या रही इस एग्ज़ाम के लिए, आप बता सकते हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर 1 में मैंने ये सोचा था कि कॉम्प्रीहेंशन और डीआई, इसमें मार्क बिल्कुल भी लूज़ नहीं करने, क्योंकि ये तो मिलने ही चाहिए मार्क्स। और बाकी जो पोर्शन थे, जैसे कि हायर एजुकेशन हो गया, उसमें भी ज़्यादातर हिस्टोरिकल डेटा आता है, तो उसके लिए भी जो थी, मैंने टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ लगाई थी। उससे काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वैसे के वैसे ही उठ के आए, कुछ नए भी क्वेश्चन थे, बट हो गया, मतलब लगभग मेरे पढ़े हुए क्वेश्चंस आए थे, एनवायरनमेंट के भी क्वेश्चंस काफ़ी पढ़े हुए थे, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज से ही आए थे। और साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि अभी एमआरएस और केवीएस के एग्ज़ाम भी थे, उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो टीचिंग एप्टीट्यूड उसके लिए पढ़ा हुआ था, तो वो बहुत ज़्यादा काम आया इधर। और रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है, वो रजत सर की जो क्लासेस थी उससे मैंने प्रिपेयर करी, तो वो भी मेरी काफ़ी पक्की हो गई। थोड़ा न्याय थ्योरी जो थी और सिलोगिज्म थे, वो मेरे थोड़ा वीक पॉइंट थे, तो उधर मेरे थोड़े मार्क्स डिडक्ट हुए। बट बाकी जो सेक्शन थे, मैथमेटिकल रीजनिंग वगैरह, वो मेरे स्ट्रॉन्ग थे, तो उसका भी मुझे फ़ायदा मिला। पेपर 1 मेरा ठीक गया, और पेपर 2 में जो था, काफ़ी सारे सेक्शन थे, बट जैसे रेफरेंस सोर्सेस, इंफॉर्मेशन सोर्सेस, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, और साथ में डी आई के डब्ल्यू हियरार्की, और बाकी जितने भी, मतलब जैसे रिसर्च जो आपने पढ़ाया था, ऑटोमेशन पढ़ाया था, वो काफ़ी ज़्यादा मेरे अच्छे गए। मतलब क्वेश्चन जो थे, आपकी जो प्लेलिस्ट आपने तैयार करी थी, 50% क्वेश्चन जो बच्चे कह रहे थे वो था कि वहाँ से उठ के आए हैं, या फिर मतलब लगभग वैसा ही पेपर आया था, तो वो मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। बट थोड़ा मेरा जो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज था, थोड़ा वीक पॉइंट था, उसमें मेरे मार्क्स डिडक्ट हुए। और आई विल ट्राई कि अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर है, तो मैं उसको थोड़ा पक्का करने का ट्राई करूँगा। ओके। मतलब यूनिवर्स ऑफ नॉलेज और ऑटोमेशन की अगर मैं बात कहूँ तो आप ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा बताते हैं कि मैम ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। लाइब्रेरी ऑटोमेशन की बात कहें तो मैम ये बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, बहुत सारी सब चीज़ें समझ में नहीं आती। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा आप बता रहे हैं कि यूनिवर्स ऑफ नॉलेज तो चलिए आपका वीक है, बट लाइब्रेरी ऑटोमेशन में आपने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छे मार्क्स लेकर आए, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? किस तरह से उसको, मतलब स्टूडेंट एज़ अ, देखिए मैं तो स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ, बट अगर आप स्टूडेंट्स को बताएँगे कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही लाइब्रेरी ऑटोमेशन को समझने की, तो वो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैम, सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं, उसको सबको फॉलो करना चाहिए। आपने एक यूथ पब्लिकेशन की एक बुक शेयर की थी, उससे जो प्रीवियस ईयर थे, मैंने उन्हें भी पढ़ा था, और साथ में भी जो बाकी डेटा था, जबकि टेस्ट बुक पे जो टेस्ट सीरीज चल रही है यूजीसी नेट की, उसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन मिले थे, और बाकी जो थे प्रीवियस ईयर, तो सारे ही मिल गए थे, तो उसको मैंने मतलब प्रिपेयर करा। और साथ में थोड़ा कॉन्सेप्ट, अगर बच्चे अच्छे से, मतलब जो भी लोग मेरे फ्रेंड्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर अपना स्ट्रॉन्ग रखेंगे, तो आई थिंक वो इजली इसको टैकल कर सकते हैं। तो गाइज़, एक स्टूडेंट आपके सामने है और मैं कहूँ कि वो जुड़े हुए हैं टेक्स्ट बुक के साथ, वो टेक्स्ट बुक के क्लासेस से पढ़ाई कर रहे थे। इवन प्रीवियस ईयर जो पेपर्स में आपको क्वेश्चंस बताती हूँ, उन्होंने उसकी भी कितना इम्पोर्टेंट वो रहता है हमारे लिए बताया, प्लस कॉन्सेप्ट को समझना कितना ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से ऐसे हैं जो कहते हैं मैम हम जॉब कर रहे हैं, तो चीज़ों को मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो देखिए, मतलब चीज़ों परेशानी, या मैं कह सकती हूँ कि एक जो रूटीन है सबका अलग अलग हो सकता है। किसी की लाइफ में जॉब है, कुछ हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैरिड हैं, उनके पास घर की जिम्मेदारियां हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि मतलब उनके पास और कोई प्रॉब्लम है, तो इस वजह से वो उतना समय नहीं दे पा रहे हैं। बट आपको बस कुछ दिन मेहनत करनी है, और आप एक अच्छी जगह पर जब आप एक अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे, तो आपके जीवन में बहुत सारे जो अवसर हैं वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्षितिज, आज आप फेलिसिटेशन प्रोग्राम में हैं, तो आज आप बहुत सारे फैकल्टीज से मिले, मुझसे मिले, एंड आपने देखा, मोस्टली आपने ये देखा होगा कि जिन लोगों को हम यूट्यूब पे, जिन टीचर से यूट्यूब पे पढ़ते थे, वो हमें साक्षात मतलब सामने दिखाई दे रहे हैं। तो कैसा लग रहा था? मैम, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, क्योंकि उनसे मिलने का मौका मिला, उनसे बात करने का मौका मिला, और कुछ आगे की जो स्ट्रेटजी प्लानिंग्स वगैरह वो डिस्कस करने का मौका मिला, तो आई थिंक आई फील ब्लेस्ड बाई दिस। और मतलब जो भी ये फेलिसिटेशन प्रोग्राम है, उसकी वजह से मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ कि
थोड़ा मतलब अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे जीवन में ऐसे अवसर भी हमें मिलते रहेंगे, मतलब पहले स्टेशन प्रोग्राम हो गए और भी आगे की जो अच्छी चीज़ें हैं, मतलब उसके लिए ही सोच कर लोग प्रिपेयर कर लें तो भी अच्छा रहेगा। तो गाइस देखिए, टेक्स्ट बुक का सबसे बड़ा मैं कहूँ कि मोटिव ये है कि आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करना। उसके साथ-साथ मान लीजिए आप एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, तो आपको एक अच्छे तरीके से जो सम्मान आप डिज़र्व करते हैं, आपको वो सम्मान दिया जाता है। इवन जो गाइडेंस आपको चाहिए कि आप मान लीजिए आप जेआरएफ क्लियर कर जाते हैं या फिर आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो पूरी गाइडेंस है, वो आपको टेक्स्ट बुक की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम जिसमें कि आप फैकल्टी से बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि आप कभी यूट्यूब पर, कभी क्लासेस में, कभी मोबाइल पे बात कर रहे हैं, तो इतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं हो पाता जितना कि आप किसी से सामने बैठ के बात कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्षितिज ऐसा भी नहीं है कि बहुत जल्दबाजी में मैं उनसे बात कर रही हूँ, या आप और भी सब्जेक्ट्स के टीचर्स को देख सकते हैं कि वो बहुत ही कह सकते हैं इत्मीनान से स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। पीएचडी गाइडेंस चाहिए तो वो भी एक सेशन उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ने के मैं कहूँ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान तो शायद ही देखने को मिला है। क्षितिज, एक बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मैम हम जॉब करते हैं या हमारी फैमिली है, तो थोड़ा सा आप टाइम मैनेजमेंट बता दो कि कितने घंटे कौन कौन से पेपर को या फिर पेपर 2 पेपर 1 क्या क्या फॉलो करना चाहिए, जो कि मतलब आपने क्या फॉलो किया जो आप इतना ये स्कोर लेकर आए, और क्या चीज़ों से बचना चाहिए जिससे कि स्कोर गिर जाता है। और मैम टाइम मैनेजमेंट की बात करें, लोग अपने मतलब बताते हैं कि उनकी ये प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, जॉब है, ये है। मैम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी अभी एज जो है 23 है एंड आई एम वर्किंग सिंस 18 ईयर्स। मतलब 18 ईयर्स की एज से मैं वर्क कर रहा हूँ। मेरे फादर नहीं है, तो मुझे अपने जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको भी साथ साथ फुलफिल करना होता है। तो उस ऐसा तो नहीं है कि मतलब अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप दोष दे रहे हैं इस चीज़ के लिए कि आप प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं। हाँ, आती है दिक्कत, आती है, काफ़ी दिक्कत आती है। आप कई जगह पे ब्रेक होते हैं उसकी वजह से कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ तैयारी। मेरे लिए टाइम मिलना चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, बट वो नहीं मिल पाता है। तो उसको आप साइड में कर दो, बिल्कुल मत सोचो उसके बारे में। आप सिर्फ ये सोचो कि जितना भी मुझे टाइम मिल रहा है, मुझे उसमें अपना बेस्ट देना है। आई थिंक ये सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी है। इसको छोड़ के और कोई स्ट्रेटजी नहीं है। जो टाइम मिल रहा है उसमें अपना बेस्ट देना है। और लाइक अगर 3 आवर्स मिल रहे हैं मेरे हिसाब से, 1 आवर आप रेगुलर जो है पेपर 1 की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस प्लस लर्निंग। एंड लर्निंग तो मेरे हिसाब से 15 20 डेज 30 डेज ही किसी की चलेगी। उसके बाद जो प्रैक्टिस ही होएगी पेपर 1 में, उससे ज़्यादा लर्निंग की नीड नहीं है। और बाकी जो पेपर 2 है उसमें लर्निंग प्लस प्रैक्टिस, वो 2 आवर्स जो है आपकी क्लासेस हैं उसके थ्रू, और साथ में खुद से भी लोग करें तो अच्छा रहेगा, मतलब जो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो क्षितिज ने बताया कि प्रॉब्लम सभी के साथ होती हैं, आपके साथ, मेरे साथ या इनके साथ, सभी के साथ प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जो एक चीज़ हम कर सकते हैं वो है खुद को मोटिवेट, कि हमें कोई भी परेशानी अपना लक्ष्य पाने से रोक नहीं सकती। कितनी भी परेशानी आए, लेकिन अगर हमने ठान लिया है कि भई हमको जेआरएफ चाहिए जून में, नेट चाहिए या हमें ये करना है, तो फिर हम कर पाएँगे। अगर आप ये सोचते रहेंगे मेरे पास ये परेशानी है, तो चीज़ें आपको और आप पर हावी होती जाएंगी। तो आपको उनसे ओवरकम करना है, ना कि उनसे डर के पीछे हट जाना है। दूसरा, इन्होंने बताया कि अगर समय कम है तो प्रैक्टिस के साथ लर्निंग कीजिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की, तो उसके साथ में क्या आपने सबसे पहले तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन आपने देखा, आपने गलत लगाया बट आपको उसका सॉल्यूशन पता चला, तो वो भी एक तरह की लर्निंग हाँ, है। मैं आप एक बात और बोलना चाहता हूँ ओके। कि मीन्स काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ से बहुत डरते हैं कि मैं आंसर दे रहा हूँ बट वो गलत हो जाए। काफ़ी बार मेरे आंसर जो हैं गलत हुए हैं, बट मैं उससे नहीं डरा। मैं खुद को और प्रिपेयर करा उसके लिए कि मतलब आंसर सा गलत हो रहे हैं ना, तो हमें सही आंसर्स पता लग रहा। इधर गलती करेंगे तो ठीक है, वहाँ जाकर गलती करेंगे जो आपने कहा था वो ठीक नहीं होगा। तो तो ये बिल्कुल सही बात कही। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ इसलिए मॉक टेस्ट नहीं लगाते या मैराथन में आंसर नहीं देते कि अगर हमारा गलत हो गया तो वो ये सोचते कि हमारा मनोबल गिर जाएगा। तो गाइस, मनोबल आपका क्यों गिर रहा है? आपको सही आंसर वहाँ पे पता चल रहा है। मनोबल आपका आपका बुरा रिजल्ट देख के गिरता है कि हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए। तो आपको वो सब चीज़ों से बचना है, ना कि मॉक टेस्ट से कभी भी डरना नहीं चाहिए। किसी भी स्टूडेंट को मॉक टेस्ट दीजिए, मार्क्स खराब आ रहे हैं, आपको सीखने का मौका मिल रहा है, एंड आप
आगे बढ़िए। तो यही सब बातें हमें क्षितिज के साथ शेयर करनी थी। थैंक यू, डिस्कस करनी थी। थैंक यू क्षितिज अपना समय देने के लिए और यहाँ आने के लिए। आशा करती हूँ जून में हम फिर इसी तरह से बातचीत करेंगे और उस समय आप जेआरएफ लेकर आएंगे टेक्स्ट बुक के साथ। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड आप जीवन में बहुत सारे अच्छे अवसर प्राप्त करें। थैंक थैंक यू यू सो सो मच मैम।